નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7માં આટલા દિવસ આપણે કન્ટેન્ટ જોયું, તો આજે એક પાછો નવો એક ગ્રામરનો ટોપિક લઈએ છીએ। નામ છે વિરામચિહ્ન। તો વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ શા માટે જરૂરી છે? જેમ એક સ્ત્રી જે છે એ એમના કઈ નાક નમણ પહેર્યા વગર તમારી સમક્ષ ઊભી રાખવામાં આવે તો એ એટલી સુંદર નથી લાગતી જેટલી તે ઘરેણા સાથે લાગે છે। એટલે કે જો એણે કાનમાં બુટ્ટી પહેરી હોય, સરસ મજાની બિંદી લગાવી હોય, ગળામાં સરસ મજાનું પહેર્યું હોય તો એ એક સ્ત્રીની સુંદરતા છે। જો એ બધા આવા ઘરેણા ધારણ કરે છે તો એ સુંદર મજાની દેખાય છે। એવી જ રીતે ભાષાની અંદર જો વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ છે તે ઘરેણાની માફક છે। એટલે કે વિરામચિહ્ન લગાવતા, વિવિધ વિરામચિહ્નો લગાવતા ભાષા કેવી બને છે? સુંદર અને સરળ બને છે। એના ભાવ સ્પષ્ટ કરવા આપણને સહેલા પડે છે। તો અહીં મેં થોડાક વાક્ય લીધા છે। એ વાક્યની અંદર વિવિધ વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ થયેલો છે। આપણે એક પછી એક વાક્ય જોતા જઈએ તો પહેલું વાક્ય લઈએ, કુત્તા બડા વફાદાર થા। તો પહેલા વાક્યની અંદર આપણે જોયું તો આ એટલે કે પૂર્ણ વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ થયેલો છે। બીજા નંબરનું વાક્ય, રમેશ, રાજુ, હરી ઓર શ્યામ પढ़ते हैं। આ જ વાક્ય જો વિરામચિહ્ન વગર વાંચીએ તો શું થશે? રમેશ, રાજુ, હરી ઓર શ્યામ પढ़ते हैं। આપણને સીધે સીધું વાંચવું ગમતું નથી, પણ થોડી વાર ઊભા રહી અને વાક્ય નામ બોલીશું તો વાક્ય પણ સુંદર લાગે છે અને આપણને બોલવામાં સહેલું પડે છે। રમેશ, રાજુ, હરી ઓર શ્યામ પढ़ते हैं। એટલે કે એક જ વાક્યની અંદર બે વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ થયો છે। એક તો અલ્પ વિરામ અને બીજું છે અહીંયા પૂર્ણ વિરામ। એટલે બીજા વાક્યમાં શેનો ઉપયોગ થયો છે? અલ્પ વિરામ। ત્રીજું વાક્ય જોઈએ, કિસાન રાત દિન મહેનત કરતા હૈ। અહીંયા રાત અને દિવસ બે વાક્યને જોડવા માટે એક સરસ મજાનો વિરામ ચિહ્ન જે છે એનો ઉપયોગ થયેલો છે, જે છે યોજક ચિહ્ન। જે છે योजक चिन्ह, यानी कि योजक चिन्ह का उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तो विस्तार से हम जब उसके प्रकार पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे है, वाह कितना सुंदर फूल है। वाक्य क्या सूचित करता है? हर्ष, हर्ष की, आश्चर्य, वाह कितना सुंदर फूल, ये जो फूल है वो बहुत सुंदर है। तो यह वाक्य में हमें हर्ष अथवा आश्चर्य देखने को मिला। अंतिम वाक्य, लोग कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। क्वेश्चन પૂછવામાં આવેલો છે કે લોકો ક્યાં લાઈનમાં ઊભા રહે છે, કહાં કતાર में खड़े रहते हैं। વાક્યને અંતે શેનો ઉપયોગ કર્યો છે? ક્વેશ્ચન માર્ક, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો। હજી એક ચિહ્ન છે અવતરણ ચિહ્ન। એટલે કે કોઈ મહાન વ્યક્તિએ કહેલી વાત અથવા તો કહેવત જો એ લખવી હોય તો આપણે सिंगल अथवा तो डबल कोमा नो उपयोग करवो पड़े छे। એટલે કે अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। प्रकार में देखेंगे तो अगर अब इस वाक्य में अलग अलग विराम चिन्हों के द्वारा वाक्य की सुंदरता बढ़ाई गई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। અહીં મેં એક સાદું સિમ્પલ વાક્ય લખ્યું છે, हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। वाक्य के अंत में ये क्या लगाया मैंने? पूर्ण विराम। यानी कि हकीकत है कि हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है। जो
बात हो रही है शिष्यवृत्ति की, वो कंफर्म हो गई कि वो हमें मिलने वाली है, इसीलिए वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? विराम चिन्ह। यही वाक्य में अगर मैं ये वाला चिन्ह लगा दूं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ चिन्ह, हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। समझिए, हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। उत्तर मिलेगा हाँ या ना। अगर मिलने वाली है तो हाँ, अगर नहीं मिलने वाली है तो ना। जबकि पूर्ण विराम में क्या था? निश्चित था, हमें शिष्यवृत्ति मिलने वाली है। इसी वाक्य में सिर्फ एक विराम चिन्ह की वजह से वाक्य में क्या हो गया? घटना क्या होने वाली है वो हमें पता नहीं है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी भी। तो अगर मिलने वाली है तो पूर्ण विराम, कंफर्म होता है तो पूर्ण विराम, हाँ या ना में, अथवा तो कोई उत्तर लेना है तो क्वेश्चन मार्क। तो एक सिंपल से विराम चिन्ह की वजह से जो हमारा वाक्य है उसका अर्थ जो था वो क्या हो गया? अनर्थ में बदल गए। यानी कि जो शिष्यवृत्ति हमें मिलने वाली थी अब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। तो यह हुआ विराम चिन्ह का उपयोग। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। विराम चिन्ह की अगर हम व्याख्या लें तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ कितना रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, कहाँ रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, और भिन्न भिन्न भाव को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग होता है। यानी कि वाक्य में कितना रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, और हमारे जो भाव है यानी कि हर्ष, घृणा, लागणी, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? विराम चिन्ह का उपयोग होता है। वाक्य पढ़ते या लिखते समय कितना रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, और वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है, यह जानने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पहले वाक्य में हमने देखा घटना खत्म हो गई है, कुत्ता बड़ा वफादार था, वाक्य सिंपल છે। વાક્યના અંતે આપણે શું મૂક્યું? પૂર્ણ વિરામ। બીજું જોયું તો એક કરતાં વધારે શબ્દ છે એ શબ્દને જુદા પાડવા માટે આપણે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કર્યો। ત્યારબાદ છે યોજક ચિહ્ન, એટલે કે બે વાક્યને છૂટા પાડવા માટે યોજક ચિહ્નનો ઉપયોગ કર્યો। ત્યારબાદ ભાવ, વાહ કેવું સરસ, સુંદર, તો આશ્ચર્ય અથવા તો હર્ષ, એક વસ્તુને જોઈને આપણને આનંદ થયો, તો એ લાગણી વ્યક્ત કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થયો? તો કે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો। અને છેલ્લું વાક્ય છે કે ક્વેશ્ચન, એટલે કે પ્રશ્ન થતો હોય જ્યારે વાક્યમાં, તમે ક્યાં ગયા હતા, તમે શું ખાધું,
તમે શું લાવ્યા? તો આવો જ્યારે પ્રશ્ન થાય છે વાક્યમાં, ત્યારે એ વાક્યને અંતે શું મૂકવામાં આવે છે? વિરામચિહ્ન. એટલે કે ભાષાની શોભા, ઘરેણું એવા આ વિરામચિહ્ન. આગળ વ્યાખ્યા આપણે જોઈ કે વાક્ય મેં પढ़ते समय कितना, એટલે કે કેટલું રોકાવું છે, કેટલી વાર માટે. જો શ્વાસ લેવા પૂરતું રોકાવાનું હોય તો શેનો ઉપયોગ કરીશું? અલ્પ વિરામનો. અને એનાથી પણ વધારે રોકાવાનું થાય તો ગુરુ વિરામનો ઉપયોગ કરીશું. तो वाक्य पढ़ते समय कितना रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, और भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है अथवा तो विराम चिन्ह का उपयोग होता है। अब विराम चिन्ह के विविध प्रकार देखेंगे। यह स्क्रीनशॉट रख कर ले लीजिए, अपनी बुक में लिखना है। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। व्याख्या देखते हैं। वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो घटना पूर्ण हो गई है उसके पीछे और वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। निशानी हमने देखी थी, पूर्ण विराम का जो संकेत है वो हिंदी में ऐसा है, गुजराती में આવી રીતે હોય टपकू, और हिंदी में ऐसे आएगा। उदाहरण देखते हैं। रामपुर नामक एक गांव था। रामपुर नामक एक गांव था। सिंपल बात है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। एक और उदाहरण देखते हैं। बस आकर चली गई। घटना पूर्ण हो गई है तो घटना के अंत में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। यानी कि वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं, और घटना के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं। अल्प विराम। व्याख्या देखते हैं। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर
रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। वाक्य पढ़ते समय अथवा लिखते समय जिस स्थान पर हमें थोड़ी देर यानी कि सांस लेने तक रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अथवा तो अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। रमेश नरेश कृपा मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। मनीषा बाजार से तेल, गुड़, चीनी, सब्जी खरीद कर लाई। पहलू वाक्य, रमेश नरेश कृपा मैदान में खेल रहे हैं। एक से अधिक लोगों के नाम को अलग अलग रखने के लिए अल्पविराम चिन्ह का उपयोग होता है और वाक्य सीधा सट न लगे। अगर हम अल्पविराम निकाल दे तो मनीषा बाजार से तेल गुड़ चीनी सीधे सीधा पढ़ना पड़ेगा। तेल गुड़ चीनी सब्जी खरीद कर लाई। तो अभी तो तब भी सांस रुकती है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सांस लेनी है। पर जब हम सीधा पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और लिखने में भी यह अच्छा नहीं लगता सेंटेंस। और इस चिन्ह का प्रयोग करने के बाद वाक्य पढ़ने में भी सरलता रहती है और लिखने में भी सरलता रहती है। तो वाक्य में कुछ समय सांस लेने तक रुकने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मनीषा बाजार से सांस ली, तेल, गुड़, चीनी, सब्जी आदि खरीद कर लाई अथवा तो खरीद कर लाई। तो यह सब चीजों के बीच सांस लेने की जो हमारा जो वक्त है सांस लेने का, उस पर क्या प्रयुक्त किया जाता है? अल्पविराम चिन्ह। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तीसरा प्रकार है योजक चिन्ह। व्याख्या है, दो वाक्य या शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। रात दिन मेहनत करने वाले को
सफलता मिलती है। रात दिन मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। इस वाक्य को अगर हम देखें तो दो वाक्य प्रयुक्त हुए। रात में मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है, दिन में मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। अगर यह वाक्य हम सीधे सीधे लिखें तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रात दिन शब्द के बीच में योजक चिन्ह रखने से वाक्य कैसा हो गया? छोटा हो गया। दो वाक्य को या शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है अथवा तो योजक चिन्ह का उपयोग होता है। तो जो रात दिन है उस शब्द को जोड़ने से हमारा वाक्य कैसा हो गया? छोटा हो गया। रात दिन मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। योजक चिन्ह के उपयोग से क्या होगा? दो वाक्य नहीं लिखने पड़ेंगे, लिखना सरल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लिखाई अच्छी लगेगी। तो दो शब्द या वाक्य को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रकार क्वेश्चन मार्क। प्रश्नार्थ चिन्ह। व्याख्या देखते हैं। प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में अगर प्रश्नसूचक यानी कि प्रश्न की सूचना होती है तो उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं लगता। कहाँ पर लगता है? अंत में। कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नसूचक चिन्ह। यानी कि वाक्य पढ़ते पढ़ते समय ऐसा आया कि आप कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ खेल रहे थे, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। उदाहरण देखते हैं। क्या आप बाजार गए थे? क्या आप बाजार गए थे? दूसरा जो उदाहरण है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्या आप बाजार गए थे? प्रश्न हुआ, हाँ या ना में उत्तर मिलेगा तो वाक्य के अंत में क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा, क्या हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? तो कई सारे उत्तर मिलेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए, बरसात के लिए, हरियाली के लिए, सुंदरता के लिए। तो जो वाक्य में प्रश्न होता है, हमें प्रत्युत्तर मिलता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। नया प्रकार देखते हैं। उद्गार चिन्ह।
उद्गार चिन्ह। व्याख्या देखते हैं। वाक्य पढ़ते या लिखते समय, वाक्य को पढ़ते या लिखते समय वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, नफरत, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने के लिए उद्गार चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। वाक्य पढ़ते या लिखते समय हमारे मन में हो रहे हर्ष, शोक, घृणा, नफरत, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने के लिए उद्गार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। वाह, क्या चौका मारा। वाह, क्या चौका मारा। तो वाह प्रशंसा। दूसरा वाक्य, छी कितनी गंदी जगह है। छी कितनी गंदी जगह है। घृणा, कि हमें ये चीज पसंद आई, हमें ये चीज नहीं पसंद आई। यानी कि पहले वाक्य में आनंद की बात है, दूसरे वाक्य में घृणा की बात है। तो हमारे मन में हो रहे भावों को प्रकट करने के लिए उद्गार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी विराम चिन्ह अवतरण चिन्ह। અવતરણ ચિહ્ન આવી રીતે પણ હોઈ શકે અને સિંગલ એટલે કે આવી રીતે પણ હોઈ શકે। સિંગલ કોમાય હોઈ શકે અને ડબલ કોમાય હોઈ શકે। વ્યાખ્યા જોઈએ। किसी खास व्यक्ति की कही गई बात जो के त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी खास व्यक्ति की कही गई बात या कहावत, यह भी हम लिख सकते हैं। किसी खास व्यक्ति की कही गई बात या कहावत को
ज्यों के त्यों लिखने के, जैसा है वैसा ही लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि अवतरण चिन्ह के अंदर लिखी गई बात को हम उसमें कुछ फेर बदल कर सकते नहीं है, वो ज्यों की त्यों लिखनी पड़ती है। उदाहरण देखते हैं। बस में लिखा है अथवा बस में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। बस में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, यानी कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन की गई है स्वच्छता के प्रति, उसमें यह डबल कोमा में लिखा होता है सार्वजनिक जगहों पर कि धूम्रपान वर्जित है। जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि जगहों पर यह वाक्य जो है हमें देखने को मिलता है, वो कोमा में लिखा होता है। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कुछ फेर बदल नहीं कर सकते, यहाँ धूम्रपान करना उचित है नहीं लिख सकते, वर्जित ही लिखना पड़ता है। यानी कि कोमा में कही गई बात में हम कुछ फेर बदली कर सकते नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। गांधी जी के जीवन नियम सत्य, प्रेम और करुणा। गांधी जी के जीवन नियम सत्य, प्रेम और करुणा। तो यह जो शब्द है कोमा में लिखे हैं क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तो जो बात ज्यों की त्यों लिखने के लिए यहाँ हम कहावत का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो कहावत है हमारी हिंदी में 7th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह कहावत हमें कहाँ पर लिखनी होगी? कोमा में। क्यों? तो कि हम उसमें कुछ फेर बदल कर सकते नहीं है, कुछ उसमें लिखाई निकाल कर अपनी उम्र अपनी भी नहीं अपनी लिखाई उसमें नहीं डाल सकते हम। इसीलिए ज्यों के त्यों लिखने के लिए सिंगल या डबल कोमा का उपयोग किया जाता है। अगर लिखाई लंबी हो तो डबल कोमा और छोटी हो तो सिंगल कोमा में भी लिखा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने एक ग्रामर का घरेणा कहेंगे, आभूषण ग्रामर का ऐसा टॉपिक विराम चिन्ह देखा, विराम चिन्ह की व्याख्या, उसके 6 के 6 प्रकार उदाहरण सहित देखे। आशा करती हूँ कि वाक्य पढ़ते ही आपको उसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है ये मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।